सर चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं सैलरी, और बात आज हम करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C की। क्यों सर? बेटे सैलरी के प्रोविजंस तो लगभग खत्म हो गए हैं। अब कुछ कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं और अपनी एक्सपर्टीज सैलरी में क्रिएट करनी है। तो सैलरी के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जनरली देखा जाता है कि सैलरी के क्वेश्चन के साथ ही एग्जामिनर कहता है कि गगन ऐसा करो 80C की डिडक्शन पढ़वा दो ताकि सैलरी इनकम का क्वेश्चन जो है टैक्स के साथ पूरा का पूरा किया जा सके। इसका मतलब मजबूरी में कुछ क्वेश्चंस में सैलरी के प्रोविजंस के साथ 80C अटैच हो ही जाता है, तो हमें पढ़ाना पड़ता है। आज हम वही काम करेंगे, 80C कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम आपकी सैलरी चैप्टर्स की प्रैक्टिस, सैलरी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो फिर समय क्या लगाना है सर? तो सर की तरफ से पहले आपका वेलकम किया जाएगा। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का इनकम टैक्स कोर्स में सैलरी चैप्टर में वेलकम करता हूं। कोई टेंशन दिमाग में मत रखना। लो जी, आज हमने आपको जो पढ़ाना है उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। जब पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा तब एक चैप्टर आएगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये जो मैंने आपके सामने छोटा सा ये बनाया है ना, फॉर्मेट समझ लो, प्रेजेंटेशन समझ लो, दिस इज नोन एज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कब पढ़ पाएंगे? प्रोफिशिएंसी के साथ कब कर पाएंगे सर? जब सारे के सारे इनकम टैक्स के चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। पर होता यह है कि जनरली बुक्स क्या करती हैं, वो कहती हैं कि गगन एक एक हेड पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करवाते चलो, क्योंकि टैक्स का सब्जेक्ट तो तुम जानते ही हो, तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा, टीचर हो ना तुम। आइए, तो बातें कम और काम ज्यादा। ये जो आपके सामने मैंने फॉर्मेट बनाया ना, ये बेसिकली तो फॉर्मेट है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर का। सर असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहता है कि गगन देखो, अब क्योंकि आप जानते हो इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने इसको छोटा सा नाम लिख दिया IOS। कई लोग इसे गलती से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ सकते हैं, IOS इनकम फ्रॉम सैलरी। सर तो आप इसका नाम ना IFS कर दो। लो, मैं इसका नाम IFS लिख देता हूं, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर अभी तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगला हमारा एक छोटा चैप्टर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आएगा बिजनेस इनकम का हेड, और ये ऐसा हेड होगा जो समुद्र की तरह होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा इस चैप्टर को लास्ट में करवाना पसंद करते हैं। ये चलता रहेगा और बच्चे कहेंगे सर समझ में आया नहीं। उससे पहले, बिजनेस इनकम से पहले हम कर लेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। बहुत अच्छा चैप्टर है। और एक हम चैप्टर पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब ये अभी समझने का मतलब ये है कि हम जो इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके 5 हेड्स होंगे, 1 2 3 4 5। क्या ये बात मैंने पहली बार बताई है? नहीं, कई बार बताई है, एक बार फिर बता रहा हूं और कई बार और बताऊंगा। तो IFS, IHP, PGBP, कैपिटल गेन CG और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS। ये 5 चैप्टर पढ़ने में कम से कम 50 से 60 क्लास लग जाएंगी आपको। और ये इनकम टैक्स पढ़ने का 80-85% पार्ट यही है। इन सबको पढ़ने के बाद जो इन सब का टोटल आता है, उस टोटल को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम या GTI। अब जब आप GTI निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद आती है हमारे पास डिडक्शंस। सर जरा एक बात बताओ, क्या सैलरी चैप्टर में डिडक्शंस नहीं थी? बिल्कुल थी। वो कहां थी? अंडर सेक्शन 16 में थी। सर क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस नहीं है? वो भी हैं, वो है अंडर 24। कहने का मतलब यह है कि बेटे हेड के अंदर भी डिडक्शंस होती हैं, किसी हेड के अंदर भी डिडक्शंस होती हैं,
वो उस स्पेसिफिक हेड की डिडक्शंस कहलाती हैं। लेकिन पूरे इनकम टैक्स में जब टोटल इनकम निकाल लेते हैं तब जो डिडक्शन दी जाती हैं उसको हम यहां पर रेफर करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। अब सेक्शन 80 में तो सर बहुत सारी हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमें लिमिटेड पढ़नी होती हैं। चाहे हम सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे हम कॉलेज का दे रहे हो, हमें बहुत लिमिटेड पढ़नी होती है लेवल 1 पे, फिर एक्सपर्ट लेवल में हम बाकी पढ़ते हैं। तो कायदे से तो सर हमें ये डिडक्शंस बाद में पढ़नी चाहिए, पर इसका एक पार्ट है छोटा सा सेक्शन 80C जो कि सैलरी से बुरी तरीके से जुड़ा हुआ है, और बल्कि यूं कहूं कि 80C हर एक हेड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कई बार बुक्स कहती हैं गगन जब मैं हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करवाऊंगी तब भी 80C का पॉइंट डाल दूंगी, तो 80C को तुम यहां पर पढ़ा दो। तो समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, नहीं समझ रहे? मतलब ये कि जब डिडक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 80C दोबारा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, 80C यहां पढ़ा रहा हूं, है ये उसी चैप्टर का। सर अगर मेरे पास कोई और बुक हुई तो हो सकता है आपको 80C डिडक्शन के चैप्टर में मिल जाए, और कुछ बुक्स में हो सकता है सेक्शन 80C सैलरी के चैप्टर में दिया हो। तो कई बच्चे भ्रम में होते हैं कि सर सैलरी के अंदर डिडक्शंस वाला टॉपिक तो आपने करवाया नहीं। करवा रहा हूं, लेकिन ये एक अलग चैप्टर है, और जब मैं उस चैप्टर पे आऊंगा तो दोबारा 80C नहीं करवाऊंगा। तो ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शन आज सीखेंगे 80C की, सिर्फ अभी 80C सीखेंगे, वो माइनस करेंगे तो टोटल इनकम आएगी। जब टोटल इनकम आएगी तो फिर टैक्स निकाल लेना, क्वेश्चन कहेगा तो निकाल लेना, नहीं कहेगा तो छोड़ देना। और टैक्स जब आप निकालोगे तो आपको पता है दो तरीके से टैक्स निकाला जाता है। एक तो होता है नॉर्मल स्लैब रेट, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था, 2 3 4 5 क्वेश्चंस करवाए थे। अब दूसरी बच्चे को डर लगने लग जाती है कि सर पूरे सैलरी चैप्टर में अचानक से ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम बीच में आ जाता है 115 BAC, तो उसकी भी बात अब करेंगे, क्योंकि सैलरी आपने पढ़ लिया तो 115 BAC सैलरी में कहां कहां क्या प्रभाव डालेगा, मैंने इसकी भी बातें पहले बताई हैं और अब दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं डिडक्शंस की। डिडक्शंस आर अलाउड, बोलो, डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम GTI, ये GTI से अलाउड होता है, और नॉट अलाउड इफ assessee ऑप्ट्स फॉर 115 BAC। अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाओगे, नॉर्मल स्लैब रेट को छोड़ के ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाओगे, तो फिर सरकार कहती है कि देखो गगन बच्चों को बता दो, फिर 80C आपको नहीं मिलने वाला, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली, केवल एक डिडक्शन आपको मिलेगी 80CCD2। एक और मिलती है 80JJA करके मिलती है, लेकिन अभी वो हमारा पार्ट नहीं है क्योंकि अभी आप जानते नहीं हो। ठीक है सर, ये डिडक्शन क्या है तो मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगा, सभी ने ध्यान से सुनना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। डिडक्शन अंडर 80C मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। अब डिडक्शन का मतलब क्या है? डिडक्शन का मतलब यह है कि आपकी इनकम को गवर्नमेंट लेस कर रही है, कह रही है कि गगन इनकम को थोड़ा कम करो फिर टैक्स दो, इसका मतलब आपकी ये वाली इनकम टैक्स नहीं होगी, इसका नाम ही है डिडक्शन। 80C के अंदर अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं एग्जैक्टली गूगल पे जाके लिखूं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको यहां पर 25 ऐसी पेमेंट्स मिलेंगी। गवर्नमेंट कहती है गगन ये 25 पेमेंट्स ऐसी हैं जो अगर कोई पर्सन करता है तो हम उसकी इनकम में से इनको लेस करेंगे। ये कुछ पेमेंट्स हैं, कितनी पेमेंट्स हैं? 25 पेमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये 25 पेमेंट्स कौन सी हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। मेरा काम होगा मैं बुक से रीड करूंगा और खत्म कर दूंगा। आप कहोगे सर इतनी सारी कैसे याद होंगी, रुको तो सुनो तो, आपको सारी याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बुक में लिखी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली
इनमें 8 से लेकर 10 पेमेंट्स ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और वो हमें पढ़ते ही याद हो जाएंगी, बहुत सिंपल होंगी। ठीक है, इसलिए सेक्शन देख के घबराओगे तो नहीं। सर हम तो आपको देखते हैं घबराहट को भूल जाते हैं। आओ जी, मैं आपको दिखाता हूं, सिंघानिया जी की बुक से दिखा रहा हूं। आपके पास अगर आहूजा जी की बुक है तो घबराना नहीं, एक ही जैसा लॉ होता है, कहीं से भी पढ़ोगे दूसरी जगह में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आहूजा जी ने थोड़ा सा बुक में सारे ही 25 पॉइंट्स को डिटेल में कवर किया हुआ है, सिंघानिया जी ने थोड़ी सी समरी बना दी है। ठीक है, हाँ, तो आप चिंता मत करो, आप बस पढ़ो, यहां से देखो, फिर आपको सब समझ में आएगा। सेक्शन 80C कहता है कि आपको डिडक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड क्वालिफाइंग अमाउंट्स पेड और डिपॉजिटेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। तो इसमें ना आप बेकार में घबराओगे, क्या लिखा है, आप सिर्फ ये समझो कि 80C कह रहा है कि आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आपने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट्स, क्वालिफाइंग को छोड़ दो, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अगर आपने पे किए हैं, खर्चा किया है, या आपने कुछ ऐसे स्पेसिफिक अमाउंट हैं, 25 बताऊंगा, जो आपने डिपॉजिट किए हैं, एसएससी ने डिपॉजिट किए हैं प्रीवियस ईयर में। सर एक बात बताओ, इसका मतलब तो सिंघानिया जी ये कह रहे हैं कि गगन अगर कोई पेमेंट ड्यू है, जिन पेमेंट्स की मैं बात करूंगा, अगर वो ड्यू है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्या करते थे हम, जब पढ़ते थे ना तो हम टीचर की बात को लिख लिया करते कि टीचर ने कहा है कि अगर ड्यू होगी तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, हम ऐसे बुक में नोट कर लिया करते थे, और फिर यहां से देख के हमें याद आ जाता था कि हाँ, ये स्पेसिफिकली पेड वर्ड का मतलब है कि डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर वो पेमेंट ड्यू होगी। ठीक, अब बुक कह रही है गगन बच्चों को बता दो कि डिडक्शन मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम से, कहीं पता चले वो सैलरी में से माइनस करना शुरू कर दें, नहीं। अच्छा सर, ये डिडक्शन क्या सभी तरह के एसएससी को मिलती है? सरकार कहती है अरे नहीं गगन, ये मिलती है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। ओके, पॉइंट नंबर 3 कुछ टेक्निकल बातें कहता है जो आप पढ़ोगे डर जाओगे, इसलिए पॉइंट नंबर 3 को मैं नहीं पढ़ रहा, आप भी मत पढ़ो। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कहता है गगन इन 25 अमाउंट में तुम तो पता नहीं कितना पैसा जमा कर दो, तुम 10 लाख रुपए पेमेंट करके आ जाओ और बोलो सरकार सरकार मैंने तो 10 लाख पेमेंट कर दी। सरकार कह रही है गगन समझा दो अच्छी तरह से कि हम ना डिडक्शन देते हैं, बहुत दिल पे ना पत्थर रख के देते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। आप जानते हो अभी आप सिर्फ 80C पढ़ रहे हैं और 80C में 25 पेमेंट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है गगन 80C भी पढ़ लो, 80CCC भी पढ़ लो, 80CCD1 भी पढ़ लो। मैंने कहा अभी पढ़ी नहीं है, कह रहे पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ लोगे। यानी इन सब की जितनी भी पेमेंटें गवर्नमेंट ने लिखी हैं, उन सब का टोटल अगर 1,50,000 रुपए 1,50,000 से एक्सीड करता होगा तो आपको डिडक्शन 150 तक रोक दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। सर 25 पेमेंट्स तो अकेले 80C में है, तो फिर 80CCC 80CCD1 ये और है, हाँ ये सारी बातें और हैं, ये कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। सर ये बात कहां लिखी हुई है? ये सेक्शन 80CCE में लिखा हुआ है। सर आप सेक्शन बोल के हमें डराते क्यों? अरे डरने की जरूरत नहीं है, कि कभी पढ़ने का मन आए, गूगल पे लिखने का मन आए तो लिख लोगे, और हो सकता है आपके पास कोई दूसरी बुक हो, कोई दूसरे नोट हो, वहां लिखा हो। तो सर डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेगी। ओके, ये डिडक्शन इंडिविजुअल एचएफ को मिलेगी, तो हमारे क्वेश्चन ज्यादातर इंडिविजुअल के रहने वाले हैं। और तीसरा, अगर आपकी पेमेंट्स का टोटल 150 से ज्यादा हो गया तो डिडक्शन 150 ही मिल पाएगी। अगर आपकी पेमेंट 150 से कम है, मान लीजिए 90,000 है, तो डिडक्शन 90,000 मिलेगी। यानी 150 इज द मैक्सिमम कैपिंग, मैक्सिमम लिमिट। ओके, नाउ अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हो सकता है इन 25 पेमेंट्स में आप 10 लाख पेमेंट कर दो, तो इसलिए सिंघानिया जी कहते हैं, दूसरी बुक्स में नहीं मिलेगा, सिंघानिया जी कहते हैं गगन पहले तो चेक करो आपने पेमेंट्स कितनी की। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10 लाख, तो वो कहते हैं इसको ना एक नाम दे दो, ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, उनका दिया हुआ नाम है, आपको अच्छा लगे तो देना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है,
सर अगर हमारे पास सिंघानिया जी की बुक है तो हम दे देंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट आप निकालोगे कितना होगा, फिर इन दोनों में से जो लोअर निकलेगा वो डिडक्शन दे देना। तो मेरा कहने का मतलब है अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर मत दो, अभी दिमाग इस बात पे फोकस करना है सर कौन सी 25 पेमेंट्स हैं, कौन सी जो हमें याद करनी है, आज ही याद करना, कहीं पेपर रख के चिपका देना। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पेमेंट है। पहले लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो चाहे तो आप मार्कर लेके इसको अंडरलाइन कर दो कि भाई पहली पेमेंट हो गई, नहीं तो आप यहां पर लिख लो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा के चलता है, हर कोई करवाता है, मेरे जैसा निखद इंसान भी कराता है। बताओ क्यों सर, एड देख रहे होते हो ना? नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बातें करूंगा तो पहले ही मेरा सब्जेक्ट बहुत लेंदी है। बच्चे कहते हैं कि सर दूसरे टीचर ने पढ़ाया बहुत मजा आया, क्योंकि यहां पर ना कहानी सुनाई जा सकती है। तो एक जो अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, उसको अपनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, इसलिए उसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहिए। हर कोई देता भी है। सरकार कहती है गगन हम सिर्फ इतनी मदद कर देंगे कि हम आपकी इनकम में से इसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये आपकी पर्सनल नेचर की पेमेंट है, आपकी इसको डिडक्शन कहीं मिल नहीं पाई थी, हम दे देंगे, तो इससे आपका थोड़ा सा टैक्स कम हो जाएगा। ओ, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से इंश्योरेंस ले रखी है, चाहे आपने कहीं और से ले रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। बोलो पहला क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हर कोई कराता है, सबको याद हो जाएगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि गगन ऐसे ही हम डिडक्शन दे देंगे क्या, शर्त नहीं लगाएंगे, कंडीशंस नहीं लगाएंगे? हाँ, तो कंडीशन समझ लो। कंडीशन कहते हैं गगन इसके लिए नोट 1 पर जाओ, ये रहा हमारा नोट 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट 1 कहता है, सिंघानिया जी कह रहे हैं गगन देखो अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, मैंने कहा हाँ मैं इंडिविजुअल हूं, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इंडिविजुअल ही हैं, कह रहे ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरेगा 80C में डिडक्शन लेने आएगा, तो याद रखना या तो वो इंश्योरेंस लेगा अपने नाम से, पहली बात इंश्योरेंस लेगा किसके नाम से, अपने नाम से। दूसरा नंबर वो इंश्योरेंस ले सकता है अपने स्पाउस के नाम से, और तीसरी बात वो इंश्योरेंस ले सकता है अपने किसी बच्चे के नाम से। अब वो समझाते हैं सिंघानिया जी के भैया लॉ ने लिखा है इंश्योरेंस अपनी कराओ, स्पाउस की कराओ, बच्चों की कराओ। अब बच्चे पूछेंगे सर बच्चे कैसे, लॉ कहता है बच्चे कैसे भी हो मां बाप प्रीमियम भर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा खुद से कमाता है, इंडिपेंडेंट है, तो भी मां बाप प्रीमियम भरेंगे तो मां बाप को उसका मिल जाएगा। सर बच्चे अभी डिपेंडेंट हैं पेरेंट्स के ऊपर, तो लॉ कह रहा है कि डिपेंडेंट बच्चे हैं उनका प्रीमियम भरा आपने, डिडक्शन मिलेगी। बच्चे कमाते हैं, इंडिपेंडेंट है, फिर भी मिलेगी। बच्चा मेल है, फीमेल है, बेटा हो बेटी हो, दोनों भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेदर बहुत सारे केसेस में लॉ कहता है कि बेटियां हमेशा बेटों से बढ़िया निकलती हैं। मेरे को ये बात कहते बहुत दर्द होती है, मगर सच्चाई है, क्या करें। अच्छा, बच्चा माइनर है, मतलब अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो भी भर सकते हो, मेजर हो गया है तो भी भर सकते हो, मैरिड हो गया है तो भी भर सकते हो, अनमैरिड बच्चे हैं तो भी भर सकते हो। यानी याद क्या रखना है, अपनी देनी है, स्पाउस का प्रीमियम दे सकते हैं और बच्चों का। सर मां बाप का प्रीमियम दे सकते हैं, सरकार कहती है नहीं गधों, मां बाप का प्रीमियम अगर देंगे ना, कोई मां बाप का प्रीमियम देगा तो मार डालेगा मां बाप को कि भाई ये मां बाप मर गए तो पॉलिसी का पैसा मिलेगा, कह रहे अत्याचार है। सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो अपने माँ बाप को भगवान मान के चलते हैं। तो सरकार कह रही है कि यार ठीक है लोग मानते होंगे, हम कन्विंस नहीं है। तो अब मेरे से ये मत कहना कि सर आप ऐसी बात करती, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि आप भगवान का
इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे सकते, माँ बाप का इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे सकते। सर ग्रैंड पेरेंट्स का दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अपना, पत्नी का, बच्चों का, कैसा भी बच्चा हो, अच्छा हो, बुरा हो, मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब। ठीक है, पहली बात, इंडिविजुअल के केस में आप किसका प्रीमियम दे सकते हैं, याद रखना। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन एचयूएफ की बात करेगा तो एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर का दे सकता है। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंश्योरेंस करवाता है तो सरकार को उसके प्रीमियम पर कोई ऑब्जेक्शन है? यस, सरकार को ऑब्जेक्शन है। कई बार ना सरकार की ऑब्जेक्शंस पता नहीं समझ में आती हैं और कई बार नहीं समझ में आती, और कई बार मन कहता है कि समझ के करना भी क्या है। इंश्योरेंस कंपनी ना कई बार स्कीम लेके आ जाती हैं कि आपने मान लीजिए पॉलिसी लेनी है, लेट अस सपोज, तो सारा प्रीमियम एक ही बार में दे दो। ऐसी पॉलिसीज लेके इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। सरकार को उस पर कई बार ऑब्जेक्शन हो जाती है, कह रही गगन ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक ही प्रीमियम दे के सारा का सारा इंश्योरेंस करा लिया, नहीं मिलेगा। मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारी लिमिट तो 1,50,000 ही है, तो 1,50,000 है तो भी सरकार को ऑब्जेक्शन है। खैर, लॉ ये कहता है कि गगन देखो, आप बात को समझो, अगर कोई पर्सन तो पहले आप समझिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि गगन, अगर पॉलिसी इशू की गई थी बिफोर अप्रैल 1, 2012, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत लंबी चलती हैं, कब ली थी गगन ये बता। क्या 1 अप्रैल 2012 से पहले ले ली थी, मतलब अप टू 31 मार्च 2012 तक ली थी? अगर तब तक ले ली थी तो अगर आपकी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी का अमाउंट था सम एश्योर्ड, उसका 20% तक का प्रीमियम ही क्वालिफाई होगा डिडक्शन के लिए। लेट अस सपोज पॉलिसी का अमाउंट था 5 लाख, ठीक है, तो लॉ कहता है कि अगर तुमने प्रीमियम 5 लाख का 20% 1 लाख तक एनुअली देते हो तो ठीक है, 1 लाख से ज्यादा दिया होगा तो हम 1 लाख अलाउ करेंगे, उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, और वो भी तब जब पॉलिसी 1/4/2012 से पहले इशूड है। सर अगर पॉलिसी अप्रैल 1, 2012 को ली थी या उसके बाद ली थी तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कह रही है कि फिर 10% ऑफ सम एश्योर्ड लिया जाएगा। सर अगर इसके लिए इससे पहले 20 और इसके बाद 10, तो 3 कॉलम क्यों बनाए? 3 कॉलम क्यों बनाए? कोई बात नहीं ना, क्या हो गया? सर इस बात के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाए, अरे 25 पेमेंट है, 25 पेमेंट पर 25 एग्जाम्पल दूंगा तो 25 क्लास लगेंगी। बात समझ लो, सम एश्योर्ड का मतलब है पॉलिसी कितने की थी? सर 2 लाख रुपए की थी, 2 लाख। कब ली थी? क्या 31 मार्च 2012 तक ली थी? तो 2 लाख का 20% 40,000 तक का प्रीमियम दे सकते हो। सर 40 से ज्यादा देंगे तो गवर्नमेंट की डिडक्शन 40 की मिल पाएगी। सर उससे कम देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसी 1/4/2012 को या उसके बाद ली गई थी तो 10% ही प्रीमियम दे सकते हो। सर अगर मैं 10 से ज्यादा देता हूं तो दे सकते हो, डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर इसका क्वेश्चन करवाओ, आएगा ना, चिंता क्यों करते हो? सर फिर ये क्या है? अब देखो, गवर्नमेंट कहती है कि कोई हो सकता है कि हैंडीकैप्ड हो। अब हैंडीकैप्ड की स्पेशल नीड होती है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने दे दिया कि चलो उसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 अप्रैल 2013 को रियलाइज किया कि हमने जो सम एश्योर्ड का 20 से 10 किया है ना, अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई पर्सन है उसे किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, कोई सीवियर डिसेबिलिटी है, ऐसे व्यक्ति की अगर पॉलिसी ली जाएगी तो फिर 15% तक प्रीमियम दिया जा सकता है, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा लगता होगा, तो गवर्नमेंट ने 15% अलाउ कर रखा है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैंने तो याद कर लिया कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
एक इंडिविजुअल अपना, स्पाउस का और बच्चों का दे सकता है, पेरेंट्स का नहीं दे सकता। बच्चे कैसे भी हों अपने ही हैं, चलेंगे। दूसरा, प्रीमियम जो देना है वो सम एश्योर्ड का अगर 10% है तो अलाउड है, 10 से ज्यादा केवल उन पॉलिसीज के लिए अलाउड है 20% तक जो 1 अप्रैल 2012 से पहले ली गई थी, या ऐसे कहोगे जो अप टू 31 मार्च 2012 तक ली गई। ओके, पहला इंपॉर्टेंट याद कर लो। दूसरा है डेफर्ड एन्यूटी। सर ये डेफर्ड एन्यूटी होता क्या है? मैंने कहा पॉपुलर नहीं है, छोड़ दे, नाम याद रख ले, डेफर्ड एन्यूटी। सर इसके बारे में भी एक नोट है। अरे मुझे नहीं पढ़ना, जब मुझे डेफर्ड एन्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं लगती तो मैं उसका नोट भी क्यों पढ़ूं? सर क्या हम पढ़ लें? यस, डेफिनेटली पढ़ना, डेफिनेटली पढ़ना, तुम्हें किसने रोका है ना? वो कह रहे कि भाई डेफर्ड एन्युटी प्लान भी इंडिविजुअल अपने नाम पे ले सकता है, अपनी वाइफ के नाम पर ले सकता है, अपने बच्चों के नाम पर ले सकता है। ठीक है, हमें डेफर्ड एन्युटी प्लान से कोई मतलब नहीं है। सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी में से कोई डिडक्शन किया जाता है डेफर्ड एन्युटी प्लान, तो ये गवर्नमेंट का डेफर्ड एन्युटी प्लान है। ओ, ऊपर वाला डेफर्ड एन्युटी और नीचे वाला गवर्नमेंट का डेफर्ड एन्युटी। सर क्या इसको रट लूं? आटा मार और साइड में फेंक। ठीक है, याद रख लेना, डेफर्ड एन्युटी ऑफ गवर्नमेंट। सर अभी आप कह रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर यार, अरे एक बार मतलब रीड कर लेना, सॉरी यार निकल जाता है मुंह से। ओ अच्छा, तो सर पहले 3 में एक हमने याद कर लिया। अब नंबर 4, कंट्रीब्यूशन दिया गया था टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रटले 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 रटले, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो मैंने आपको प्रोविडेंट फंड में पढ़ाया है ना, तो वहीं से पता लग गया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सर प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, बोलो हाँ, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था, बोलो हाँ, बता चुका हूं ना। लेकिन डिडक्शन किसके लिए मिलती है? केवल एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉयर वाले कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलती। उसके लिए तो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन हमने पढ़ रखी थी। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसमें एम्प्लॉय का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। सर क्या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और आरपीएफ में अपनी स्पाउस या बच्चों के नाम ले सकता हूं? नहीं, इसलिए देखो कोई नोट नहीं लिखा हुआ। ओ सर ये प्रोविडेंट फंड तो बहुत कमाल की चीज होती है। मैं नौकरी नहीं करता तो क्या मेरे लिए कोई प्रोविडेंट फंड की स्कीम नहीं है? सरकार ने कहा तेरे लिए है पीपीएफ। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएफ, सबको करवाना चाहिए। मैं आलस करता हूं, नहीं करवाता, इस बार प्लेज करता हूं, इस बार से चालू कर दूंगा, बिल्कुल चालू कर दूंगा। ठीक है, अब सर इसके बारे में भी नोट है, पढ़ लेना नोट 4, 6 और 9। उनमें यही बात लिखी होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात कि पीपीएफ में आप कितने भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1,50,000। सर पूरी 80C की लिमिट होती है 150, और इस अकेले कंट्रीब्यूशन की लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कितनी? 150। क्या करें सर? इसका मतलब अगर मैं पीपीएफ में 150 जमा कर दूं तो मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम का तो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं है। सर पीपीएफ में किसके नाम पर डिपॉजिट कर सकता हूं? अपने, स्पाउस के और बच्चों के नाम पर, जैसे पॉइंट नंबर 1 में था। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 3 तरह के प्रोविडेंट फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन तीनों में केवल अपना कंट्रीब्यूशन ही आप कर सकते हो। ठीक सर, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है सर? ये छोड़ो ना यार। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लिख लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सर इसके रिगार्डिंग बुक कह रही है कि हमने एक इंटरेस्ट लिखा है। सिंघानिया जी कहते हैं गगन, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड निकल के आएगा उसकी भी डिडक्शन 80C में ली जा सकती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड बनता है उसको भी हम डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं।
डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। वो कह रहे इसके लिए नोट नंबर 10 पढ़ लो। नोट नंबर 10 आप पढ़ लेना। नोट नंबर 10 कहता है कि भाई ये बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तो आप एक काम करना, अपने नाम की इंश्योरेंस ले लेना और फीमेल मेंबर्स को जो है उसके लिए नॉमिनी बनाना, ताकि जो फीमेल मेंबर हैं, नॉन वर्किंग मेंबर्स हैं, उनकी लाइफ सिक्योर हो पाए। तो आप अपने नाम पर ले सकते हो और गर्ल चाइल्ड के नाम पर ले सकते हो। यही पॉइंट नंबर 10 में लिखा होगा। मैं दिखा दूं एक बार, कहीं मुझसे कुछ स्किप ना हो जाए। यहां लिखा है कि इंडिविजुअल सुकन्या समृद्धि अकाउंट ले सकता है इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल, अपने नाम पर ले सकता है, या एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। अच्छा, इसमें एक बात और लिखी है, एनी गर्ल चाइल्ड फॉर हुम सच पर्सन इज लीगल गार्जियन। अगर आप किसी गर्ल चाइल्ड के लीगल गार्जियन है तो उसके लिए भी आप ये ले सकते हैं। तो ये मुझे लगता है मोदी जी के पीरियड में उन्होंने अलाउ करवाई थी गर्ल चाइल्ड के लिए। तो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम भरो और उस गर्ल चाइल्ड को सिक्योर कर दो, या गर्ल चाइल्ड के नाम से आप प्रीमियम या पॉलिसी ले सकते हैं। अच्छा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एनएससी, और इन्होंने साथ में सुकन्या समृद्धि भी लिख दिया। सुकन्या समृद्धि हमारी लिस्ट में ना अलग होता है, बट उन्होंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो आप एसएसए लिखो, जो भी लिखो। एक होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूटीआई का। अब कई लोग यूलिप करवाते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इसको मैं ये कह दूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है। यूलिप होता है इंश्योरेंस प्लान, लेकिन मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट होता है। मार्केट के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट होता है तो यूलिप के जो कॉस्ट होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये बात लोगों को अच्छी लगी नहीं, तो यूलिप की भी डिडक्शन मिलती है। यूलिप यूटीआई का भी हो सकता है, यूलिप एलआईसी का भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 और 9 यूलिप की बात कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 के अंदर एलआईसी की बात हो रही है, तो एलआईसी भी एलआईपी की तरह हो गया, इसलिए इसके लिए भी कोई बात नहीं है। सर अगर मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूं यूटीआई से या कहीं और से तो भी मिल जाएगा। 80C की डिडक्शन आपको म्यूचुअल फंड खरीदने पर भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप यूटीआई या म्यूचुअल फंड को भी आप नोट कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। पॉइंट नंबर 13 कहता है कि अगर कोई इंसान सम पे करता है किसको, होम लोन स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक ना बेटे पॉपुलर नहीं है, तो आप इसको रीड कर लो। मेरे हिसाब से तो ये पॉपुलर नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए, तो आप अपना हाउस बनाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक से लोन ले लो, पर ये बैंक कहीं दिखाई देते नहीं है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। या सरकार कह रही है हम ऐसी कंपनीज बना रहे हैं जो हाउसिंग के लिए लोन देती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो पॉइंट नंबर 13 और 14 एक जनरल रीडिंग दे देना, मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सर आपके हिसाब से एलआईपी था, आपके हिसाब से तीनों प्रोविडेंट फंड थे, यस बाय नेचुरल आपने एटीसी में कवर कर लिए थे। उसके बाद सर आपने हमें पढ़ाया था नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नाम पर या अपने नाम पर, और फिर आपने कहा था यूलिप को याद कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो ये गवर्नमेंट कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अगर एक व्यक्ति ने ट्यूशन फी को पे किया है तो उसकी वो डिडक्शन ले सकता है। सर हम आपसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हमने आपको ट्यूशन फीस दी है, तो क्या हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी, हमारे पेरेंट्स को मिलेगी? आंसर इज नो। हमारी जो ट्यूशन फीस है उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। क्यों सर? लॉ कहता है गगन देखो, ट्यूशन फीस के नाम पे डिडक्शन मिलेगी जो ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी को दी होगी, कॉलेज को दी होगी, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी होगी इंडिया में। यानी अगर फॉरेन में पढ़ने का शौक रखते हो तो लॉ कह रहा है गगन, अगर कोई
यूक्रेन में जाकर के मेडिकल कर रहा है बच्चा, उसके पेरेंट्स वहां के मेडिकल कॉलेज में ट्यूशन फीस दे रहे हैं, तो डिडक्शन इंडिया में मिलेगी? आंसर इज नो। आप कह सकते हो कि सर इंडिया में फैसिलिटी नहीं थी या कॉस्टली थी, सरकार कह रही है बट कोई बात नहीं, बाहर पे पढ़ने की हम डिडक्शन देते नहीं है। यानी पढ़ो तो इंडिया में पढ़ो। अब पढ़ाई में भी सरकार ये कहती है गगन फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। फुल टाइम एजुकेशन का मतलब होता है जहां आप कैंपस में जाते हैं और आपका 6-8 घंटे का पूरा सेशन लगता है। जैसे स्कूल में आप जाते हैं, स्कूल सुबह 8 o'clock से लेकर 1 o'clock तक है या 2 o'clock तक है, उसको बोलते हैं फुल टाइम एजुकेशन। आप कॉलेज में जा रहे हैं, उसको बोलते हैं फुल टाइम एजुकेशन। सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट अ फुल टाइम एजुकेशन। ये आप घर बैठे पढ़ रहे हैं या ट्यूशन में 1 घंटे के लिए आते हैं, उसको फुल टाइम एजुकेशन नहीं बोलते। सर हम 3 भाई बहन हैं, तो सरकार कहती है कि देखो डिडक्शन देने की बारी में हम थोड़ी कंजूसी करते हैं, केवल 2 ही बच्चों के लिए हम आपको डिडक्शन देंगे। तो ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलेगी अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है। सर बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ता है तो भी मिलेगी, बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है तो भी मिलेगी, गवर्नमेंट में पढ़ता है, पब्लिक में पढ़ता है मिलेगी, कॉलेज में पढ़ता है मिलेगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है मिलेगी। बस याद रखना एजुकेशन इंडिया में हो, फुल टाइम एजुकेशन हो। सर कोचिंग सेंटर पे जाता है, मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर हमारे स्कूल वाले स्कूल की फीस में ना बड़े सारे चार्जेस लेते हैं, डेवलपमेंट फी दे दो, लाइब्रेरी के नाम का चार्ज दे दो, स्पोर्ट्स रूम के नाम का चार्ज दे दो, पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं। मुझे तो बच्चा कहता है पापा पैसे दे देना, हमारे स्कूल में ना वो, समझ रहे हो ना पापा, वो बना रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, LMS, एजुकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके पैसे देने हैं पापा, दे देना। तो सरकार कहती है भाई स्कूल वाले तुमसे पैसे लेते हैं, क्यों नहीं विरोध करते, करो ना। हम तो डिडक्शन केवल ट्यूशन फीस की देंगे, बाकी सारे चार्जेस हमारे हिसाब से बेकार है। तो यानी कि इसमें याद रखना है कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी टूवर्ड्स डेवलपमेंट फी, टूवर्ड्स डोनेशन, टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर। यानी एडमिशन करवाने गए, डोनेशन दे दी, ये दे दी, वो दे दी, नहीं मिलेगी। सर बच्चा प्री स्कूल में एडमिशन लिया, सेशन शुरू होने से पहले ही हमने एडमिशन फरवरी में करा दिया, सेशन अगले साल शुरू होगा, तो सरकार कहती है पेमेंट होगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसको मैं क्या लिख दूं, ट्यूशन फी फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया फॉर 2 चिल्ड्रन। तो बहुत बड़ा बड़ा लॉ होता है, लेकिन मेन बात इसमें याद रखने वाली ये है। ठीक है, अब आता है कि अगर आपने हाउसिंग लोन की पेमेंट की है, हाउसिंग लोन की अगर आपने पेमेंट की है, तो भी उस हाउसिंग लोन की पेमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा, उसकी डिडक्शन आप यहां पर ले सकते हो। लेकिन 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 याद रखना, लोन हाउसिंग होना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी का लोन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लोन किसी रिकॉग्नाइज्ड सोर्स से लेना है, जिनकी लिस्ट यहां पर बताई गई है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने तो अपने दोस्त से लोन ले लिया था और मैंने उसको पेमेंट कर दी, सरकार के लिए हमसे डिडक्शन मत मांगना। डिडक्शन लेनी है तो याद रखना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल लोन पेमेंट की हम आपको डिडक्शन देंगे। लोन जो है वो कहां से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट से लो। सर गवर्नमेंट कैसे लोन देगी? भाई अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है, किसी शेड्यूल्ड बैंक से लो, किसी कोऑपरेटिव बैंक से लो, LIC से जाके लो, नेशनल हाउसिंग बैंक से लो, और जाकर के आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो। लेकिन आपका एम्प्लॉयर मेरी तरह नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूं? सिंपल सा एम्प्लॉयर हूं। सरकार कह रही ना, एम्प्लॉयर या तो कंपनी होनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या सोसाइटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गगन कपूर एक इंडिविजुअल है, उसके पास में सूरज नाम का पर्सन काम करता है और सूरज कह रहा है सर मैंने मकान लिया था और लोन गगन सर से ले लिया था, सरकार के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन आपने कहां से लेना है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद सर मैंने अप्रूव्ड डिबेंचर या अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स खरीदे थे।
तो अप्रूव्ड डिबेंचर या अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसी आपने कंपनी के लोन खरीदे थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टाटा मोटर के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के शेयर नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं उनके खरीद रहे हैं। तो सर क्या ये चलता है? बहुत मेरे हिसाब से नहीं चलता। अगला अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करवाना है। टर्म डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मतलब 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराना है बैंक में जाके, तो भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। सर मैंने सब्सक्रिप्शन ली नबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, तो सरकार यहां पर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहती है। पैसे कहां से आएंगे? सरकार कहती है भाई उनके बॉन्ड खरीद लो और हम आपको इसकी डिडक्शन दे देंगे। तो नबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अच्छा 5 ईयर एफडीआर इन पोस्ट ऑफिस। जब सरकार ने लिखा कि भैया 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट करा दो, तो सरकार ने लिखा बैंक से कराना। पोस्ट ऑफिस कहने लगा कि कितनी अच्छी सरकार है, हम आपके बैंक हैं। पोस्ट ऑफिस क्या करता है? सरकार का बैंक है, ग्रामीण एरिया में विलेजेस में काम करता है। कह रहे हमें तो आपने बेनिफिट दिया नहीं, लोग हमारे पास पैसा क्यों डिपॉजिट करेंगे? सरकार ने कहा यार तुम कुछ काम तो करते हो नहीं। कह रहे आप कौन सा हमारी मदद करते हो? तो सरकार ने कहा ले भाई चाहे पोस्ट ऑफिस में भी करा ले तो भी मिलेगा। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस एफडीआर। और फिर लास्ट वाला पॉइंट है कि आपने नेशनल पेंशन स्कीम ली है, तो नेशनल पेंशन स्कीम 80CCC में आती है, 80CCD में आती है, उसको भी हम दोबारा चर्चा इसी चैप्टर में अलग से भी करेंगे। सर आपने कहा था 25 पेमेंट है, लेकिन यहां पर 22 क्यों है? क्योंकि ऑथर ने ना कुछ पेमेंट जोड़ ली है। तो ये मत सोचना कुछ रह गई है, नहीं, उन्होंने जोड़ दी। जैसे उन्होंने सुकन्या समृद्धि को जोड़ दिया था ऊपर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को जोड़ दिया था, ऐसे उन्होंने कुछ आइटमों को ऐड कर दिया एक दूसरे के साथ में, और ये आपको कम दिखाई दे रही है। अगर आप एक्ट खोल के देखोगे तो 25 दिखाएंगी, उसमें सुकन्या समृद्धि अलग मिलेगी, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अलग मिलेगी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अलग मिलेगी। आइए जी फटाफट एक रीडिंग लेते हैं और खत्म करते हैं। सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तीनों तरह के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का या पर्सन का अपना कंट्रीब्यूशन, उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्लस उसका इंटरेस्ट, सुकन्या समृद्धि, यूलिप, म्यूचुअल फंड ऑफ यूटीआई एलआईसी, उसके बाद में ट्यूशन फीस, फुल टाइम एजुकेशन 2 बच्चों के लिए, और ट्यूशन फीस को छोड़ के और किसी चीज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउसिंग लोन अगर आपने इन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से लिया तो मिलेगी। 5 साल का एफडी करा सकते हो, चाहे बैंक में कराओ चाहे पोस्ट ऑफिस में कराओ, नबार्ड के बॉन्ड ले लो, और फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एलआईसी को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है सर। आओ जी, अब सर इसमें तो लिखा है ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, नेट क्वालिफाइंग अमाउंट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत। आइए जी, बुक कह रही है कि गगन थोड़ा सा एक आधा एग्जाम्पल करा दो बच्चों को, 80C थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। एक्स, उसकी एज है 42 ईयर्स, और वो कौन है? वो रेजिडेंट है। सर ये तो बताया नहीं कि जो डिडक्शन मिलेंगी वो रेजिडेंट को मिलेंगी या नॉन रेजिडेंट को मिलेंगी। तो बेटे ये बात हम आपको डिडक्शन चैप्टर में वहां पे क्लियर करवा देंगे। सर एक्स एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी है 40,000 पर मंथ। ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही मेक्स फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स और पेमेंट्स। पहला, उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। किस पॉलिसी का दिया? जो पॉलिसी उसने 1/4/2012 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी। ओके, जो पॉलिसी पहले ली गई थी उसके 20% तक का प्रीमियम दिया जा सकता है। सर लेकिन उसने पॉलिसी अपनी डॉटर के नाम पर ली, तो बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन डॉटर तो मैरिड है, तो भी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने कहा किसी बच्चे के नाम लो।
सर उसने प्रीमियम जो दिया वो 6,000 दिया, तो मैंने कहा डिडक्शन देने से पहले मुझे सम एश्योर्ड बताओ। वो कह रहे गगन सम एश्योर्ड था 20,000। अब बताओ, बेटी के नाम की पॉलिसी केवल 20,000, कोई बात नहीं, इसका 20%, ये कितना हो गया 4,000। लेकिन उसने प्रीमियम कितना दिया 6,000, तो बताओ उसको डिडक्शन कितने की मिलेगी, 4 की मिलेगी कि 6 की मिलेगी? सर डिडक्शन मिलेगी उसको 4,000 की। सेक्शन 80C में अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने नाम दे दिया ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। ठीक है, आप सिंघानिया जी की बुक फॉलो कर रहे हो तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट लिख सकते हो। पहला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी ऑफ मैरिड डॉटर टेकन बिफोर 1/4/2012, तो ये आपकी 20,000 की थी, इसीलिए इसका 20%। ये मैक्सिमम 4,000 तक मिल सकती थी, तो 4,000 रुपीज की ही मिलेगी, आपने प्रीमियम ज्यादा पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पॉलिसी टेकन इन 2011, ये भी 1/4/2012 से पहले की है, लेकिन अब ये पॉलिसी अपनी है और ये पॉलिसी हमने 60,000 की लिया है, तो इस पे भी 20% तक का प्रीमियम दिया जा सकता है। इसका 20% बनता है 12,000, तो अगर आप 12,000 से ज्यादा दोगे डिसअलाउड होगा। लेकिन सर मैंने तो सिर्फ और सिर्फ 2,700 दिया है, तो ये आपको पूरा अलाउड हो जाएगा। तो दूसरा वाला भी पूरा अलाउड हो जाएगा, LIP ऑन ओन पॉलिसी टेकन बिफोर 1/4/2012 फॉर सम एश्योर्ड 60,000, आपको 2,700 का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया पॉलिसी टेकर इन 2011, यानी ये भी 1/4/2012 से पहले की है, ऑन द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट सिस्टर। सरकार के लिए बेकार की बात मत कर, बहनों का कोई कुछ नहीं करता। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो ये एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है खुद का 9,000। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,30,000। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी वो इंश्योरेंस की तरह अपने नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर जो चाहे वो दे सकता था, 1,50,000 तक ये दिया जा सकता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट नहीं लोन, टेकन फ्रॉम LIC अप्रूव्ड संस्था है, फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है सर ये अलाउड है 30,000। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम LIC कितना था 30,000। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नोटिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ऑफ UTI, तो UTI के उसने वो लिए हैं, नोटिफाइड इक्विटी लिंक वो लिए हैं 14,000 के, तो ये भी मिलेगा। नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ UTI 14, ठीक है। तो आपने ये सब पेमेंट की है, मैं इसका टोटल चेक करूं, 4,000, 2,700, 9,000, 1,30,000, 30,000 और 14,000, सॉरी ये आता है 1,89,700। बट 80C, 80CCC और 80CCD1, इन सब का मैक्सिमम डिडक्शन जो मिल सकता है वो मिल सकता है 150। तो इसका मतलब डिडक्शन आपको 189 की नहीं मिल पाएगी, डिडक्शन आपको मिल पाएगी 150 की, ठीक है। अब क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन कह रहा है गगन फाइंड आउट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एक्स assuming that income from house property is 228,900, okay, and he does not want to opt for alternate tax regime,
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा गगन टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो भाई टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्वेश्चन ने कहा कि उसने 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया, इफ ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीएसी। लेकिन मैं आपको करवा देता हूं कि अगर वो 115 बीएसी ऑप्ट कर लेता तो हमें क्या फर्क पड़ता। जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो ये बात हम समझ लें। सर सैलरी, ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 40,000 इंटू 12, 4,80,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो अगर एक एम्प्लॉई 115 बीएसी ऑप्ट कर ले तो सैलरी चैप्टर कहता है गगन फिर मेरे पास सेक्शन 16 की डिडक्शन मत लेना, मेरे पास अलाउंसेस की एग्जेम्पशन मत लेना, मेरे पास सेक्शन 10(5) में एलटीसी की एग्जेम्पशन मत लेना, ये तीन छोड़ देना। तो भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां मिल पाएगी 50,000, यहां नहीं मिलेगी। ये हो गया 430 और यहां हो जाएगा 480। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ध्यान से पढ़ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है या रेंट लिखा हुआ है। जब लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका मतलब ये फाइनल इनकम है। ये इनकम दी हुई है 228,900। अब हमने अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर नहीं पढ़ा, वहां पर भी एक डिडक्शन देते हुए 115 बीएसी में मना किया जाता है, लेकिन हमें से टोटल इनकम दी हुई है। ये दोनों बन के मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम मेरी बनेगी 4,30,000 और 228,900, ये हो गई 6,58,900 और ये बनेगी 900, 8 एंड 2 10, 1 कैरी 7,08,900। अब इसमें से देनी है हमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो यहां डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 की। वर्किंग नोट बना के दिखा देना कैसे बनी, और यहां पर मिलती नहीं है। डिडक्शन चैप्टर कहता है कि अगर एक पर्सन बीएसी ऑप्ट करता है तो उसको सेक्शन 80 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सर ये बातें कहां लिखी हैं, अपनी बुक में चले जाना और आपको ये मिल जाएगा पैरा नंबर 194 में। मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर से दिखाता हूं। मैंने जो लॉ 115 बीएसी का गवर्नमेंट की साइट पर देखा था उसमें लिखा था गगन, एक तो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम की स्लैब रेट ये होती है, दूसरा उन्होंने कहा था गगन सेक्शन 10(5) पढ़ा चुके हो सैलरी में एग्जेम्पशन, मैंने कहा नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आप कंसेशनल टैक्स रेट लेना चाहते हो तो आपको ये शर्तें पूरी करनी है। 10(5) की एग्जेम्पशन छोड़नी पड़ेगी, एचआरए की एग्जेम्पशन छोड़नी पड़ेगी, 10-14 के अलाउंसेस छोड़ने पड़ेंगे, सेक्शन 16 की डिडक्शंस छोड़नी पड़ेंगी। ये तो सैलरी चैप्टर की है, बस ये 4 चीजें छोड़ देना। और अब आपने क्योंकि 80C पढ़ लिया है तो ये देखो 80C भी आपको छोड़ना पड़ेगा। 80CCD2 और 80JJAA ये दो मिल सकती हैं अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम लेते हो, ठीक है। बाकी आप बुक में से भी देख सकते हो, यही बात है और कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब सर ये कितनी हो गई, अब ये हमारे पास हो गई सर 900, ये हो गया 8, 5 - 5 0, 5,08,900, ये हो गया 7,08,900। अब सर अगर वो नॉर्मल टैक्स में जाता है, स्लैब रेट में जाता है, तो अप टू 2,50,000 रुपए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 2,50,000 रुपए पर उसको 5% टैक्स देना है, तो वो कितना हो गया 12,500 रुपए। और जो बैलेंस 8,900 बनेगा उस पे उसे टैक्स देना है 20%, 1780, 14280। और इस पे जो हेल्थ एजुकेशन
वगैरह सेस है 4%, वो लगाओ 571, तो ये हो गया हमारे पास 1, 8 और 7 15, 538, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 14,860 बन जाएगा। सर कैसी राउंडिंग ऑफ कर दिया आपने? ये 850 बनेगा ना। ओके, अगर ये ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाता है तो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम क्या कहता है? ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम कहता है गगन टैक्स रेट जो लगेंगे वो पहले 250 के लिए नील होगा, अगले 250 के लिए 5% होगा, और नेक्स्ट 250 के लिए 10% होगा। यानी अगर ये ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम में जाता है तो पहले वाला नील होगा, दूसरे वाला यही होगा, और तीसरे वाला जो बचेगा वो बचेगा 2,08,900 का 10%, 20,890, तो 12,500 जमा 20,890, इसका टैक्स बनेगा 33,390, और इसके ऊपर 4% लगेगा, तो ये बन जाएगा 1336, ये 6, 3 and 9 12, 7, 34,726, 34,730, ज्यादा टैक्स बन जाएगा इसका। अब हमारा समय हो गया है खत्म, और बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, तो मैं ये आपको होमवर्क दे दूं। ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, और फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम सैलरी के फुल फ्लैश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी ड्यूटी है कि सैलरी के सारे प्रोविजंस को आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।